यह आदिकाल का आखिरी टेस्ट पेपर है। इसमें भी 30 के आसपास सवाल है। इसे आप अच्छे से बना लेना। 3 टेस्ट पेपर हो गए आदिकाल से। कल से मैं भक्ति काल का शुरू कर दूंगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मेरी आईडी को फॉलो कर लेना, ताकि मैं जो भी डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला सवाल है इसमें, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे का तात्पर्य है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, एक तो आपको यह भी याद हो कि किसकी पंक्ति है। इसका तात्पर्य क्या है? ब्रह्म सर्वत्र है, जीव में ब्रह्म है, ब्रह्म में जीव है, जीव रहित संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन दिख रहा है, आप टिक कर लो। आपको ऐसे ही बनाते चलना है। नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी आंसर होगा ऐसे आप टिक करते चलना। लास्ट में आप मैच कर लेना कि आपका कितना सही बन रहा है। देख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, घोड़ अनहरे चंदमणि जिम्यू जोई करे परम हासु येसु कणे दूर यशेष हरे। पंक्ति से सवाल पूछा जा चुका है। यही पूछा है कि इसमें जो महासु है उसका अर्थ क्या है। महामुद्रा को ही महासु, महामुद्रा का ही तत्सम रूप है महासु। महासुखवाद भी इसे ही कहते हैं। टेस्ट नंबर 1 में मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया है, वहां आप इसको अच्छे से याद कर लेना। लिखा है इस पंक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है। महासु महासुखवाद का तत्सम रूप है। महासु का तात्पर्य परमात्मा से है। महासु का तात्पर्य भोग से है। महासु का तात्पर्य महान सुख से है। यह पंक्ति सरापा की है। राइट आंसर बना लो, देख लो, सारा कथन दिख रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है क्लियरली। आंसर बना लो आप, लास्ट में मैच करना। सवाल है, पंक्ति है, जिमी लोण मिल जाई पानी यही तिमी धरणी ले चित्त। जैसे नमक पानी में घुलकर नमक पानी एक हो जाता है, वैसे ही अपने चित्त में अपनी धरणी स्त्री को धारण करो, 2 जिस्म एक जान बच जाओ। पंक्ति किसकी है? सवाल क्या है? चित्त का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य पूछा जा रहा है। जिमी लोण मिल जाई पानी यही तिमी धरणी ले चित्त का तात्पर्य क्या है? अब देखो, एक एक कथन को ध्यान से पढ़ो। नमक पानी में घुल जाता है, आत्मा परमात्मा का एक होना, प्रेमी का नमक की तरह नमकीन होना, प्रेमिका का पानी की तरह शीतल होना। कौन सा आंसर सही है? अगला सवाल, सक्के वाणी भवन भावे पाऊं रस को मन न पावे। अच्छा, कम ही लिखा हुआ है। सक्के वाणी भवन भावे पाऊं रस को मन न पावे, देसिल वैना सज्जन मिठाते तैसन जब वो बट्टा। इसके आगे की लाइन है वो। तो सक्के वाणी भवन भावे का अर्थ है संकुचित भाषा सबको अच्छी लगती है, सरल भाषा सबको अच्छी लगती है, देसी भाषा सबको अच्छी लगती है, सरल भाषा सबको अच्छी नहीं लगती है। कौन सा कथन सही है? सक्के का सरल भी कह सकते हो, देशी भी कह सकते हो। इग्नू की जो सामग्री है उसमें इसको अच्छे से व्याख्यायित किया गया है। बहुवन भावी यानी अपनी भाषा बहुतों को अच्छी लगती है, सरल भाषा बहुतों को अच्छी लगती है। किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। पाऊं रस को मन न पावे, यानी रस तो अपनी भाषा से मिलता है लेकिन उस रस से मन नहीं भरता। जैसे आपको नींद में प्यास लगती है तो आप नाला का नाला और समुद्र सुखा देते हो लेकिन आपकी प्यास बुझती नहीं है। चापाकल का पानी सूख जाता है लेकिन प्यास नहीं बुझती है। तो अपनी भाषा की जो मिठास है वह मिठास वैसी ही होती है, जिसका रस तो हम लेते हैं लेकिन हमारा पेट उस रस से भरता नहीं है। तो पाऊं रस, रस पाता हूं, मन न पाए, मन नहीं भरता है लेकिन। तो सबके वाणी भवन भावे पाऊं रस को मन न पावे। क्या है इसका आंसर? 1 2 3 4 ठीक कर लिया, आगे बढ़ते हैं। पंडित सल सत्य बखानी देही बुद्ध वसंत न जाने के बारे में कौन सा कथन सही है? सराफा की पंक्ति है। पंडित लोग सकल शास्त्रों, सल का मतलब सकल शास्त्रों का बखान तो करता है लेकिन बुद्ध शरीर के भीतर ही है, यह बात वो नहीं जानता। क्योंकि सारे बुद्धिस्ट थे तो बौद्ध या बुद्ध को ही अपना इष्ट मानते थे। जैसे हम
हमारे सबके परमात्मा अलग अलग हैं, वैसे ही इनके जो इष्ट थे परमात्मा थे, बुद्ध ही थे, सारे बुद्धिस्ट ही थे। बौद्ध धर्म हीनयान महायान में विभक्त हो जाता है, जितने महायानी थे वज्रयानी हुए, और वज्रयान से ही ये सब निकले हुए हैं। जब आप सिद्ध साहित्य अच्छे से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। एक वीडियो सिद्ध साहित्य पे अलग से ही बना दूंगा। कमेंट में खाली लिख देना कौन सा टॉपिक आपको समझने में दिक्कत होती है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। कमेंट आप जरूर करना, कमेंट तो आप करते नहीं हो एक भी, करना जरूर। तो कौन सा कथन सही है इसके बारे में? पंक्ति सरलता की है, पांडित्य पर व्यंग्य किया गया है, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया गया है, ईश्वर को मनुष्य के शरीर के भीतर ही बताया गया है। बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही है? ए बी सी सी डी बी डी। चु मन तूतीय हिंदम अरास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष तनाज वोयम, किसकी पंक्ति है? इस पंक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? चु मन तूतीय हिंदम अरास्त पुरुषी जे मन हिंदुई पुरुष तनाज वोयम। इसका अर्थ है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यदि तुम मुझसे कुछ सुनना चाहते हो तो हिंदी में पूछो ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें तुम्हें बता सकूं। इस तरह का कथन है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, चू मन तूती हिंदम का मतलब है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये तो सही है। मुझे हिंदी पर नाज है, मैं हिंदी नहीं बोल सकता, मैं हिंदी में कुछ भी अच्छा नहीं सुन सकता, मैं हिंदी में अद्भुत बातें बता सकता हूँ, तो ई तो है ही, ए भी सही है, ई भी सही है। अब देखो ए ई किस में है? ए ई इसमें भी है, ए ई इसमें भी है, एक में भी है और तीन में भी है, इसी में से कोई एक आंसर है। अब बाकी एक को आप पकड़ लो, यही तो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। उज्जवल वर्ण अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखने में तो साधु है निपट पाप की खान। उज्जवल वर्ण अधीन तन, उज्जवल वर्ण सफेद वस्त्र धारण किया हुआ है, उसका अपना वर्ण भी सफेद ही है। अधीन तन एकदम साधना में बैठा हुआ है। एक चित्त दो ध्यान, चित्त एक है लेकिन ध्यान दो जगह है। देखने में साधु लगता है लेकिन है निपट पाप की खान, व्यभिचारी है वो। एक व्यक्ति का नाम बताओ जो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सफेद सफेद दिखता है, बाबा है लेकिन व्यभिचारी है, उसको सजा भी मिली है इस बात के लिए। माफ करना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप डायरेक्ट वहीं पहुंच गए हो तो मुझे बताना वह कौन व्यक्ति है। बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति है। उज्जवल वर्ण अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखने में तो साधु है निपट पाप की खान। यह पंक्ति, यह काव्य पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है। मैं ही बता देता हूं, गोरखनाथ की पंक्ति है। नगर बाहरी डोंबी तोहरी कुड़िया छे, पंक्ति किसकी है बताओ? नगर बाहरी डोंबी तोहरी कुड़िया छे, यह डोंबी तुम्हारी कुटिया कहाँ है, तुम्हारी झोपड़ी कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है? नगर के बाहर भी कहाँ? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, किस दिशा में? इन लोगों को किस दिशा में बसाया जाता था? जो डोम जाति के लोग हैं उन्हें गांव में किस दिशा में बसाया जाता है? या तो उत्तर में या दक्षिण में। क्यों? क्योंकि हवा जो है ज्यादातर या तो पूर्वैया चलती है या पछुआ चलती है। तो इस दिशा में बसाएंगे तो हवा जब उधर से आएगी तो उसके मोहल्ले की, उसकी बस्ती की बदबू जो है गांव में आएगी। दिल्ली में अगर आप हो तो अगर आपके पास आसपास कूड़े का ढेर है तो देखो जब उधर से हवा आती है तो पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी गधा जाती है। तो इसलिए उसे उत्तर और दक्षिण में बसाया जाता है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण दिशा से हवा बहुत कम चलती है। किसकी पंक्ति है मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आता ही नहीं है। आप इसका आंसर बताना। कढ़ापा लुईपा शवड़पा सरपा। गुरु पासे विमल मई सो पर धन्ना कोई, गुरु की उपासना करने से इंसान विमल हो जाता है। विमल का मतलब है मल रहित, शुद्ध हो जाता है। सो पर धन्ना कोई, पर ऐसे धनी कोई कोई है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शुद्ध मन से, एकदम पवित्र मन से गुरु की सेवा करता है? बहुत कम है। या फिर गुरु की सेवा से जो शुद्ध हो गया हो, पवित्र हो गया हो, ऐसे कितने लोग हैं? गिने चुने लोग मिलेंगे, एकाध। कढ़ापा लुईपा शवड़पा सरापा, गुरु पासे विमल मई सो पर धन्ना कोई, किसकी पंक्ति है? आंसर आप बना लेना। कुटिल के सुदेश को परिचय तिक्सत, पृथ्वीराज चौहान की पंक्ति है, यानी चंद्र राय की पंक्ति है। ये मैं बता देता हूं। कुटिल के सुदेश को परिचय तिक्सत बहुत फेमस पंक्ति है, जरूर याद रखना। देश भाषा में लिखी गई हिंदी की पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही
ठहरते हैं, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रवली पांडे, रामविलास शर्मा। विद्यापति को हिंदी का पहला कवि किसने माना? बताओ। इस कथन को तो छोड़ दो, इसका तो आंसर आप बना ही लेना। मैं आपसे पूछता हूं, उसका आंसर कमेंट करके बताना कि विद्यापति को हिंदी का पहला कवि किसने माना? नाम केवल आपको कमेंट में लिखना है उस आलोचक का। अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के रूप में हो रहा है कब से? चौथी शताब्दी से, तीसरी शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 11वीं शताब्दी से। अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के रूप में कब से हो रहा है? बताओ। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश का। दोहा अपभ्रंश भाषा का मूल छंद है। अगला सवाल, हिंदुस्तानी शब्द यूरोपीय लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोपीय लोगों की देन है, किसका कथन है? गार्सद तासी, शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। इससे मुझे एक डिबेट याद आ रहा है, आप लोग बुरा न माने तो मैं आपको बता दूं। एक डिबेट में सुन रहा था न्यूज चैनल पे, जिसमें एक लड़के ने कहा कि भारत और इंडिया पे बहस चल रही थी, तो प्रवक्ता बोल रहा है कि भारत बोलो, इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, अंग्रेज इंडिया क्यों बोलते हो? तो फिर लड़का भी बहुत शातिर था स्टडी करके आया था, मन में सोच करके आया होगा वो कि आज मैं पहले ये सवाल पूछूंगा फिर दूसरे में फंसाऊंगा उसको। तो कहता है कि सर भारत बोले कि इंडिया? तो कहते हैं कि इंडिया क्यों बोलते हो, इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, भारत बोलो। तो फिर पलट के पूछ लेता है, हिंदू किसने नाम दिया है बताओ? अब वहां फंस जाता है, क्योंकि हिंदू भी तो नाम किसी और का दिया हुआ है। आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कछुआ धर्म पढ़ो, निबंध है। कछुआ धर्म निबंध में गुलेरी जी लिखते हैं कि हिंदू मतलब काला चोर, काफिर। हिंदू का मतलब क्या होता है? काला चोर। कछुआ धर्म में है, आप जरूर पढ़ना है। गुलेरी जी के 2 निबंध बहुत फेमस है, दोनों को तो आप एक बार जरूर पढ़ लेना, हमारे सिलेबस में भी लगे, उसने कहा था कहानी लगी है। एक कछुआ धर्म और एक मारेसी मोही कुठाव, बहुत फेमस निबंध है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो कछुआ धर्म जो है उसमें हिंदू धर्म की व्याख्या देखो कैसे गुलेरी जी करते हैं। आगे बढ़ते हैं लड़का बहुत चालाक था, स्टडी करके आया था, उसने फांस लिया उसको तो जवाब नहीं दे पाया वो प्रवक्ता जो था। जैसे ही पूछता है कि हिंदू नाम किसने दिया, फिर तो उसकी घीघी बन जाती है, मुंह बंद हो जाता है उसका। विद्यापति की पदावली को जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का रूपक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आनंद कुमार स्वामी, शिव प्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी। सवाल, विद्यापति की पदावली को जीवात्मा और परमात्मा के संबंध का रूप किसने माना है? अच्छा सवाल है, याद कर लिया। नेक्स्ट, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है, इसमें से कौन से कवि हैं जो 8वीं शताब्दी के नहीं है? सरहप्पा, शबरप्पा, स्वयंभू, हेमचंद। हेमचंद 11वीं शताब्दी के कवि हैं। भृंग भृंगी संवाद में रचित काव्य है, कौन सी रचना है जो भृंग भृंगी संवाद में लिखी गई है? पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विशल देव रासो। मुझे नहीं मालूम, आप इसका आंसर बना लेना, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आंसर सही है? पंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? यहाँ तो एक ही लिखा हुआ है, कहने का मतलब है यह सेक्शन आपको याद हो, हिंदी के पहले कवि वाला जो सेक्शन है, किसने किसको माना, इसने किसको माना, उसने किसको माना, यह एकदम रटा हुआ। 7 कवि 8 आलोचक हैं, सबका नाम आप याद कर लेना। तो राहुल जी किसको मानते हैं? सरहप्पा को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य का आविर्भाव किस भाषा से माना है? यह सवाल भी अच्छा है। शुक्ल जी ने साहित्य का आविर्भाव किस भाषा से माना है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश भाषा से, पाली की अंतिम प्राकृत अवस्था से,
संस्कृत की अंतिम अवस्था लौकिक संस्कृत से, अपभ्रंश की अंतिम अवस्था खड़ी बोली हिंदी से। कौन सा आंसर सही होगा? पढ़ते हैं। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? बताओ, याद होना चाहिए। जो बुंदेलखंडी लोग हैं उनको तो वैसे भी मालूम होना चाहिए किस ऋतु में गाया जाता है आल्हा। बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, हेमंत ऋतु। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? देवसेन, स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र। किसको कहा जाता है? मालूम होना चाहिए। ऑप्शन देख लो, टिक कर लेना। नेक्स्ट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू, पुष्पदंत, देवसेन, चंद्रोदय। किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बौद्धगान व दोहा का संपादन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, चंद्रमोहन घोष, प्रबोध चंद्र बागची। किसने किया बौद्धगान व दोहा? इस बार पूछा हुआ है। दोहा कोश और बौद्धगान व दोहा दोनों के संपादक का नाम पूछा हुआ है पिछले बार के नेट के पेपर में। आप उठा करके देख लेना, तो याद होना चाहिए। 3 टेस्ट पेपर है ना आदिकाल का, तीनों अगर आपने अच्छे से बना लिया और 90 के 90 सवाल आपको याद हो गए, मुझे नहीं लगता कि आदिकाल में आप चूकोगे। बना लो। हाँ, पद की व्याख्या पूछ ले तो वहां पे आप फंस सकते हो कि पता नहीं किस पद की व्याख्या पूछ ले और उसकी व्याख्या आपको आती है कि नहीं आती है। बाकी सवाल पूछे जाएंगे तो आप हंसते हंसते बना लोगे। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? बताओ। डॉक्टर बुलहर ने, मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या कर्नल टाट ने? पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सवाल नंबर 25, गारसद तासी के इतिहास का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? ये सवाल भी अच्छा है। गारसद तासी के इतिहास का नाम क्या है? इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने, विश्वबंधु ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, महेश दत्त शुक्ल ने? बताओ, आंसर बना लेना। हिंदी भाषा में पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? बताओ। महेश दत्त शुक्ल ने। इससे पहले 2 इतिहास लिखे गए थे, दोनों की भाषा अलग है। मौलवी करीमुद्दीन की रचना है तज़किरा-ए-शुअरा हिंदी, उर्दू फारसी में जो भी है भाषा उसकी, लेकिन हिंदी नहीं है। और उससे पहले है तासी का इतिहास, इस्तवार द लॉ लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। किस भाषा में है? बताना, किस भाषा में है यह ग्रंथ? लिखा है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? यहां से भी सवाल पूछता है। FEK, एडविन ग्रिप्स, बुलर, कर्नल टाट। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है। जैन कवियों ने भी रास काव्य लिखा है ना, सूलिभद्र रास, उपदेश नारायण रास, चंदनवाला रास, भारतेश्वर बाहुबली रास, ये सब जैन रास है। आदिकाल में 2 तरह के जैन मिलते हैं, जो प्योर भक्त जैन कवि हैं, जो सिद्ध के बाद है, सिद्धनाथ जैन में जो आते हैं धार्मिक साहित्य में, और एक चारण काव्य के रास हैं जैन, जिसमें ये रास काव्य लिखे गए, ये भी जैनियों द्वारा ही लिखे गए थे। तो लिखा है जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अच्छा कथन है। जैन मुनियों के रास काव्य मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक हैं। यह कथन किसका है? जैन मुनियों के रास काव्य, ऊपर वाले रास काव्य के बारे में ही बात हो रही है। तो जैन मुनियों के रास काव्य मूलतः धार्मिक होने के कारण असाहित्यिक है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट, प्रभु भक्ति का भाव चारण भाट कवियों के खून में है। अच्छा कथन है। प्रभु भक्ति, चापलूसी, प्रभु भक्ति का भाव चारण भाट कवियों के खून में है। चापलूसी का भाव चारण भाट कवियों के खून में है। किसका कथन है?
रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, मोतीलाल मुनाड़िया। अब आप नीचे देख लो, सबका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। आंसर देख लेना, रोक करके आप अपना इसका आंसर लिख लो। 1 का 1 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है, 4 का 2 है, 5 का 4 है, 6 का 3 है, 7 का 1 है, 8 का 1 है, 9 का 4, 10 का 2, 11 का 1, 12 का 4, 13 का 2, 14 का 3, 15 का 2, 16 का 3, 17 का 2, 18 का 4, 19 का 1, 20 का 2, 21 का 4, 22 का 1, 23 का 2, 24 का 4, 25 का 3, 26 का 4, 27 का 1, 28 का 2, 29 का 2, 30 का 4। यह है इसका आंसर। इतना आप याद कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करना। थोड़ी बहुत मदद आप लोग भी करो ताकि मैं चार्ज होता रहूं। मिलते हैं कल।